हेलो एवरीवन। तो ओनली जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस, आरओ एलटी ग्रेड आदि जो भी परीक्षाएं इन द फ्यूचर होने वाली हैं, तो सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 2023 और 2024 में यूपी पीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उसमें सभी क्वेश्चन पेपर में जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी और इससे आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि यूपी पीएससी अपने पिछली परीक्षाओं से या फिर पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे बहुत सारे प्रश्न रिपीट करता रहता है। तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर। इसकी परीक्षा 30 जून 2024 को हुई थी और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में हम बाकी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको पूरे एक साल का जो करंट अफेयर है उसको भी यहाँ पर हल करवाएंगे। तो यूपी पीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर यानी कि नगर नियोजक परीक्षा के अंतर्गत ये क्वेश्चन पेपर है। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कुल मिला के सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ के जो 50 प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हल करेंगे। और जो डेटा यहाँ पर पुराने हो गए हैं तो सारे डेटा यहाँ पर अपडेट करेंगे, यानी कि करंट अफेयर के कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि अपडेशन मांग रहे हैं, क्योंकि अब डेटा जो है बदल चुका है, तो उसको भी देखेंगे। फिलहाल पहला क्वेश्चन होगा कि देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, क्षेत्रीय गीत और क्षेत्र। तो चक्री नामक जो क्षेत्रीय गीत होता है ये जम्मू और कश्मीर में गाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। लावणी जो है ये महाराष्ट्र में है और सोहर गीत उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये तो सही है। बिहू ये एक महोत्सव है, क्षेत्रीय गीत होता है और इसका जो आयोजन है वो उत्तराखंड में नहीं होता है, बल्कि इसका आयोजन असम में किया जाता है। तो आपका जो उत्तर है यहाँ पर ये ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन होगा, देखो नदी है और सहायक नदी, किस नदी की कौन सी सहायक नदी है, तो ये आपको बताना है कि इसमें एक ऐसा युगल है, एक ऐसा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, उसी को हमें पहचानना है। तो जैसे कि साबरमती की जो सहायक नदी है उसका नाम वत्रक है, सही है। गोदावरी की सहायक नदी सबरी है, कावेरी की है भवानी, और कृष्णा की सहायक नदी बता रहा है प्रवरा। जबकि प्रवरा जो है अगर आप बात करें तो ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। प्रवरा फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से सबसे छोटी नदी है। तो अगर हम बात करें तो ये जो प्रवरा है ना, ये गोदावरी की सहायक नदी है, या ऐसे कहिए कि गोदावरी की सबसे छोटी सहायक नदी है महाराष्ट्र में। तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका तिब्बतियन पठार है इसे अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है। अब ये जो अंतः पर्वतीय पठार होते हैं क्या होते हैं, देखो फ्रेंड्स, चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रेणियों से पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से घिरे जो भूभाग होते हैं उनको कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। समझ गए आप, यानी कि बीच की जो ज़मीन होगी ये प्लेन होगी और इसके चारों तरफ आपको पर्वत जो है देखने को मिलेंगे चारों तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रेणियों से पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से भी घिरी हो तो इसे कहेंगे अंतरा पर्वतीय या फिर अंतर पर्वतीय पठार। संसार के अधिकांश ऊंचे पठार इसी श्रेणी में आते हैं। तिब्बत, कोलंबिया या फिर बोलीविया की जो पठार हैं वो भी इसी क्रम में आते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिस तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या के कारण उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है। सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर लाट देव को। तो आपका जो विकल्प डी है ये यहाँ पर आपका सही है। अब देखो यहाँ पर हम केवल जीएस के प्रश्नों को करेंगे हल, बाकी प्रश्नों को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि पूछ रहे हैं कि इन विच सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च इज लोकेटेड। तो देखो ये जो स्थित है ये तो नई दिल्ली में स्थित है। इसको NIAP के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना, NIAP। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में धर्माशोक के नाम से अशोक को पुकारा गया है। धर्माशोक,
तो कुमार देवी का जो सारनाथ अभिलेख है उसमें अशोक धर्मा शोक कहा गया है, तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है। आपको पता ही है कि जो राज्यसभा है यह भंग नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का दे रहा है, जबकि ये 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। और इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे, बल्कि इसका उत्तर होता है 30 वर्ष। तो 1 और 3 ही केवल यहाँ पर सही हैं, तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO में शामिल होने के लिए एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो ईरान यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि SCO का जो 9वां सदस्य बना था वो ईरान बना था। अब फिलहाल डेटा जो है अपडेट हो चुका है, SCO में एक 10वां देश भी शामिल हो चुका है। क्या बता सकते हैं कि ये जो SCO का 10वां सदस्य देश बना है वो कौन सा बना है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है आपका जवाब है बेलारूस। अगर तो आप बिल्कुल सही हैं, बेलारूस SCO का 10वां सदस्य देश बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अब देखो यहाँ पर गुप्त संवत का प्रारंभ, अशोक का कलिंग पर आक्रमण, शक संवत का प्रारंभ और सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो इनको बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी है, इसके बाद कौन सी घटना यहाँ पर घट रही है। देखो एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर UPPSC पूछता है, तो घटनाओं को कालक्रम में याद रखने के लिए आपको घटनाओं को याद रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो गुप्त संवत का प्रारंभ होता है ये 319 ईस्वी में होता है, ठीक है, 319 ईस्वी में, यानी कि AD लिखेंगे आप इसे। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? ये ईसा पूर्व की घटना है, यानी कि 261 BC में घटना घटी थी। और शक संवत का जो प्रारंभ होता है ये 78 AD की घटना है, ठीक है। और इसी के साथ सिकंदर का भारत पर आक्रमण, तो ये 326 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि 326 AD की ये घटना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सबसे पहले जो घटना घट रही है वो 4 नंबर की घटना घट रही है सबसे पहले। 4 के बाद फिर आपका उत्तर बनेगा यहाँ पर 2, ठीक है, और इसके बाद फिर आपका 3 और फिर 1। तो 4 2 3 1 ये क्रम आपका बनेगा, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, और मोदी सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं उनको क्रम से याद रख लीजिएगा। कम से कम एक आध प्रश्न तो इसमें से एग्ज़ाम में फंसी जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना थी ये तो 2001 में शुरू हुई थी, तब देश में कांग्रेस की सरकार थी। 18 जून 2001 इसका सही उत्तर है। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? सिल्वर कापर सल्फेट के घोल से कापर को विस्थापित करता है, गलत है। मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के घोल से कैल्शियम को विस्थापित करता है, ये सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैलाडीला खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला की जो खान होती है यहाँ से आपको लोहे का एस मिलता है, लौह एस मिलता है। और बैलाडीला खान ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद होगा कि दंतेवाड़ा नामक स्थान पर स्थित है ये, दंतेवाड़ा, जो कि पड़ेगा आपका कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में है बैलाडीला खान, और ये लोहे के लिए जानी जाती है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसको आप NFSM के नाम से भी जानते हैं, के संदर्भ में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। कह रहे हैं कि पहला कथन है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007-8 में शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है, याद रखना। और इसके अंतर्गत जो है चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाना था, तो बिल्कुल सही है। और NFSM यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 28 राज्यों के 623 जिलों में 2014-15 से लागू है, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सत्य हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में किस देश ने मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखो आजकल क्या है ना कि बहुत जो चर्चित प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के, ऐसे प्रश्न UPPSC पूछ नहीं रहा है, और आपसे जो प्रश्न पूछता है ना वो समझौते के आधार पर, यानी कि किस देश से किस प्रकार का समझौता हुआ है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा किसी देश से कोई समझौता हो रहा है, या फिर कहीं पर कोई आपदा आई है, कोई तूफ़ान आया है तो किस देश में आया है, और ये किस प्रकार का तूफ़ान था, इसका नामकरण किसने किया था,
ऐसे प्रश्न अक्सर यूपीपीएससी पूछ रहा है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से करंट अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न है तो उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो उत्तर था सूरी नाम है, हालांकि ये प्रश्न रिपीट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको पता चलता है कि प्रश्न किस प्रकार के करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के कुल कृषि निर्यात में सबसे अधिक कृषि मतलब कि कौन सी फसल का निर्यात सबसे ज़्यादा हुआ और किसका निर्यात सबसे कम हुआ, ये क्रम आपको बताना था। तो ये आंकड़े 2022-23 से संबंधित हैं, तो अभी ये आंकड़े बिल्कुल अपडेटेड हैं, ठीक है। तो यही आप याद रखिएगा। याद रखिए कि सबसे अधिक जो निर्यात हुआ था वो चावल का हुआ था, चावल के बाद फिर मसालों का होता है, फिर उसके बाद तंबाकू का, और सबसे कम उत्पाद जो निर्यात हुआ एक्सपोर्ट हुआ वो कॉफ़ी का हुआ था। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो ये जो विद्रोह हैं, मुजफ्फरनगर विद्रोह, सहारनपुर विद्रोह, बागपत विद्रोह और अलीगढ़ विद्रोह, आपको याद आएगा कि ये सारे जो विद्रोह हैं ये 1857 का जो सिपाह है उसी से संबंधित है। ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, बस आपको ये बताना है कि ये विद्रोह एग्जैक्टली हुए कब थे। जैसे कि मुजफ्फरनगर का जो विद्रोह हुआ ये तो 10 मई 1857 में हुआ था, ये आपको याद होगा। मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि तारीख क्या है, क्योंकि सारे जो विद्रोह हुए हैं वो 1857 में ही हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सहारनपुर विद्रोह, तो ये 12 मई को हुआ था, ध्यान देना इसका। और इसके बाद बागपत विद्रोह, तो बागपत विद्रोह जो ना ये 22 अगस्त को हुआ था, 22 अगस्त 1857 में। अलीगढ़ विद्रोह जो था ये 20 मई को हुआ था, 20 मई 1857। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो क्रम आपका बनेगा 10 मई, 12 मई, फिर 20 मई और फिर अगस्त का महीना आएगा 22 अगस्त। तो यहाँ पर जो 1 2 4 3 वाला क्रम है ये आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पर तो दिया नहीं है, 1 2 4 3 कहीं नहीं दिया है, और इसलिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा संदिग्ध में रखते हैं, ठीक है। बाकी जो भी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, मुझे कोई भी विकल्प यहाँ पर सही प्रतीत नहीं हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखो निम्नलिखित में कौन एक बीसीसीआई की वित्तीय वर्ष 2018 से 2022 के मध्य अधिकतम कमाई से सही सुमेलित नहीं है। अब देखो बात यहाँ पर क्या हो रही है कि बीसीसीआई के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, और 2018 से 22 मतलब 4 सालों के मध्य सबसे अधिक कमाई। तो देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। आईसीसी के राजस्व में भागीदारी, ये तो सही होगा। प्रायोजन सौदे, मीडिया अधिकार, सभी से कमाई होगी, लेकिन युवा मामले और खेल मंत्रालय से निधि या अनुदान, तो ये सबसे कम रहा होगा। तो इसका थोड़ा सा कॉमन सेंस के आधार पर भी इसका आंसर आप दे सकते हैं, विकल्प बी इसका सही होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे जो हार्मोन स्रावित होता है उसके बारे में। जैसे कि एड्रिनल ग्रंथि से आपको मतलब जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है ग्लूकोकार्टिकोइड, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। पैराथायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन निकलता है, ये भी सही है। पीयूष ग्रंथि से यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है वो निष्कासित होता है, निकलता है। बात करते हैं वृषण के बारे में, टेस्टिस, तो इससे जो हार्मोन निकलता है आपको पता ही है कि टेस्टोस्टेरोन निकलता है टेस्टिस से। और ये जो यहाँ पर दिया गया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना ये ओव्यूल्यूशन के समय बनता है, तो ये आपका उत्तर बनेगा विकल्प बी, ये सुमेलित नहीं है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि गर्म महासागर धारा कौन सी है, लेब्राडोर धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा और कैनरी धारा। एक बात आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो तीनों की तीनों धाराएं हैं, लेब्राडोर, उत्तरी अटलांटिक और कैनरी धारा, इसमें जो तीनों धाराएं हैं ध्यान रखिएगा ये अटलांटिक महासागर की ही धाराएं हैं तीनों, ठीक है, तीनों उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। इसमें जो लेब्राडोर धारा है और जो कैनरी धारा है ये कोल्ड वेव में आएंगी, और उत्तरी अटलांटिक धारा ये गर्म है। तो यहाँ पर उत्तर तो बन गया आपका ऑप्शन बी, लेकिन तीनों ही धाराएं जो हैं वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, ये याद रखिए। अब यहाँ पर देखो इसको अपडेट कर लेंगे हम लोग। जॉर्जी गॉस्पोडिनो को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था। आपको पता होगा कि जो बुकर पुरस्कार होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है बुकर पुरस्कार, ठीक है, बुकर पुरस्कार सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है, उन लेखकों को जो आयरलैंड और अमेरिका में इंग्लिश में जो किताबें लिखते हैं, यानी कि मूल रूप में जो किताबें इंग्लिश में लिखी जाती हैं उनको जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जबकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पूरी दुनिया में किसी भी ऐसी किताब या लेखक को दिया जाता है जो किसी भी भाषा में हो, लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, तो ये पूरी दुनिया के बारे में होगा, यानी कि पूरी दुनिया के अंतर्गत
इस पुरस्कार श्रेणी में जो लेखक होते हैं, किताबें होती हैं, चुनी जाती हैं। बात यहाँ पर क्या हो रही है, 2023 का जो गार्जी गॉस्पोडिनो थे, उनको जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था वो टाइम सेंटरली मिला था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद 2024 में जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था वो जेनी एपेनबैग को मिला था। ठीक है, जेनी एपेनबैग या अर्पेनबैग भी कहेंगे आप, जेनी एपेनबैग। इनकी जो किताब है उसका नाम आपको याद होगा कि एक किताब आई थी, उसका नाम कैरोस था। ठीक है, कैरोस नामक किताब थी इनकी। अब ध्यान रखिएगा कि 2024 का जो बुकर पुरस्कार है, इसको मेंस बुकर भी कहते हैं, तो बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। और जो बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है ना, वो समंथा हार्वे को दिया गया है, ऑर्बिटल नाम की उनकी रचना के लिए, समंथा हार्वे को, ये भी याद रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं और देखो, अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन किस जगह हुआ, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, आगे चलकर ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसको रीनेम किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये जो प्रश्न है कि अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं द्वारा किस जगह पर सम्मेलन हुआ जिसमें HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था, तो ये कानपुर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। तो भूटान से नहीं मिलती है, तो एक बार हम मैप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का उल्लेख किया जा रहा है। तो इसमें जो उत्तर है आपका मिजोरम है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए आप, मिज़ोरम जो है ये बिल्कुल नीचे पड़ रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपका कोई भी संबंध जो है, ये बल्कि म्यांमार से लग रहा है आपका, भूटान से इसका कोई संबंध नहीं है। भूटान से अगर आप देखेंगे कौन कौन से देश आपकी जो है टच करते हैं, तो इसमें आप ये देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये भूटान आपका ऊपर ही है ना, यहाँ पर भूटान है, तो यहाँ पर आपका ये पश्चिम बंगाल वाला स्थिति हो गई। सिक्किम भी यहाँ पर टच कर रहा है, भूटान ये रहा आपका, देख रहे हैं आप ना, भूटान यहाँ पर है, और अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, और ये सिक्किम लग रहा है यहाँ पर, और ये पश्चिम बंगाल लग रहा है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि मेघालय भी टच नहीं कर रहा है, मेघालय भी यहाँ पर, मेघालय की जो सीमाएं हैं वो भूटान से नहीं लग रही हैं, ध्यान रखना मेघालय, क्योंकि यहीं पर आपका सीमित हो जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए ना, मैप जरूर देखा करिए, मैप देखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, भातखंडे संगीत संस्थान, इसकी जो स्थापना होती है 1926 में होती है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना होती है 1962 में, सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, और भारतेंदु नाटक अकादमी की या भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना होती है 1975 में, ये बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल सही इसका उत्तर है। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार ने 5 वर्ष की अवधि यानी कि 2015-16 से 2019-20 हेतु कितनी धनराशि आवंटित की थी। अब देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का है, और आंकड़े कब के पूछे गए हैं, 2015-16 से 2019-20 के लिए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मोस्टली लगभग 90% लोग गेस ही करेंगे, क्योंकि इतना पुराना आंकड़ा तो किसी को भी याद नहीं रहेगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है, ये बस इतना याद रखिए। ऐसे प्रश्नों से चिंतित होने, हाँ, जो प्रश्न सरल होते हैं ना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 आ गया आपका। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में स्थित है, करेक्ट है आपका। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर में, ये तीनों सही हैं। पूछ रहा है कि कृषि विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है, तो प्रयागराज में तो नहीं है, ये मिलेगा आपको कहाँ पर, लखनऊ में ही मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी। एक नाभिक से गामा किरण उत्सर्जन में क्या होता है। जब गामा किरण में, आपको पता ही है, गामा किरण जो है बिल्कुल न्यूट्रल होती है, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन सी बनेगा। इसके बाद देखिए, अगस्त 2023 में स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने युगल खिताब जीता है। इसका उत्तर है प्रार्थना थोम्बरे। अब देखो, ये प्रश्न भी स्पोर्ट्स से है, लेकिन काफ़ी टफ माना जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न लोग पढ़ते नहीं हैं। भारत में दुग्ध दिवस के संदर्भ में यहाँ पर 2 कथन है। पहला कथन दिया गया है कि डॉक्टर वी कुरियन के जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है, सही है।
और यह प्रतिवर्ष कब होता है? 26 नवंबर को होता है। तो दुग्ध दिवस, ठीक है, तो ये प्रतिवर्ष 26 नवंबर को होता है भारतीय दुग्ध दिवस। अच्छा, कमेंट करके मुझे आप ये बताइए कि वर्ल्ड मिल्क डे ये कब मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला कि वर्ष 1908 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो ये मेहता कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि 1908 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान देना कि ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश भूबद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री? तो बेलारूस, और बेलारूस अभी आया था चर्चा में कि ये जो SCO का 10वां देश बना है, 10वां सदस्य बन गया है, 10वां 10th, तो बेलारूस ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। बेलारूस की जो सीमा है वो लिथुआनिया, लातविया और रूस और यूक्रेन और पोलैंड से मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने पानी से प्रदूषकों को हटाने के लिए स्थूल सूक्ष्म आयनिक कार्बनिक पदार्थ विकसित किया है? विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड माइक्रो पोरस आइकॉनिक ऑर्गेनिक मटेरियल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर? तो ये आपका IISER पुणे होगा, इसका उत्तर ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रमान, यानी कि कौन सा राज्य कब बना था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंध्र प्रदेश, आपको हाल ही में याद होगा मैंने बताया था कि 1 नवंबर को जो है आंध्र प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया था और आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह भारत का पहला राज्य भी था। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो 25 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना होती है, 25 जनवरी 1971 में। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी बताओ, याद करो, 1 नवंबर 1966, ठीक है, 1 नवंबर 1966 में। और सिक्किम की स्थापना होती है 16 मई 1975 में, 16 मई 1975। तो इसमें जो क्रम बनेगा, अब आप आसानी से इसको बैठा लेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्न में कौन सा एक तत्व सुमेलित नहीं है? कौन सा एक ऐसा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? जैसे कि जो कजरी है ना, ये अवध में गाई जाती है, बिरहा पूर्वांचल में प्रसिद्ध है, आल्हा बुंदेलखंड में, चैती रोहिलखंड में नहीं होता है। चैती अगर आप देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये फसलों के कटने के समय चैती गाई जाती है, चैत के महीने में। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला है और ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अच्छा, हाल ही में ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल चर्चा में रहा है। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, किस देश में? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल की स्थापना किस देश में की गई है? और मैं आपको बता दूं कि यह एक अरब कंट्री है, तो बस आपको नाम बता देना है। दोनों के आंसर मैं आपको दे दूंगा, जो दो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं उसको मैं पहले कमेंट में आपको आंसर कर दूंगा, लेकिन आप बताओ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, संभल में ODOP में पुदीना आता है, मैनपुरी में लहसुन आता है, प्रयागराज में अमरूद। ललितपुर में टमाटर नहीं आएगा। ललितपुर में क्या प्रसिद्ध है बताओ? जरी सिल्क साड़ी, ठीक है, तो ललितपुर। इसके बाद देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखो, मारवाड़ी जो है ना भेड़ की नस्ल है, मारवाड़ी जो है भेड़ की नस्ल है, तो ये भी सही है। भैंस की एक नस्ल होती है मुर्रा, आपको पता ही है, जाफराबादी भी होती है और भी कई प्रजातियाँ होती हैं। तो जानवरों की जो प्रजातियां हैं और फसलों की जो प्रजातियां हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। बकरी की प्रजाति होती है बर्बरी, ये याद रखिएगा, और गाय की प्रजाति है गंगातीरी। तो इसमें तो गलत कोई नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत पूछ लिया गया था, तो इसमें सभी विकल्प जो हैं बिल्कुल सही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहले ये पूछते थे कौन सा एक सुमेलित है, 3 युग्म जो होते थे गलत होते थे, एक सही होता था। अब ज़्यादातर ऐसे पूछते हैं कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जैसे कि भीलवाड़ा सूती वस्त्र केंद्र, ये राजस्थान में मिलेगा, भीलवाड़ा राजस्थान में, बिल्कुल आपको याद ही होगा। सांगली महाराष्ट्र में है, ये भी सही है, और फगवाड़ा पंजाब में है, ये भी आपको याद ही रहेगा। हिसार जो है ये हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो आसान सा क्वेश्चन था। लेकिन भीलवाड़ा, सांगली, हिसार, फगवाड़ा ये थोड़े से टफ लग रहे होंगे आपको,
तो जो अदर स्टेट हैं या फिर यूपी से जो सटे हुए स्टेट हैं उनके शहरों के नाम तो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अम्ल का प्राकृतिक स्रोत और अम्ल मतलब नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड, और कौन सा एसिड होता है। तो कर्ड में तो आपको पता ही है, यहाँ पर आराम से आप पता कर लेंगे। कर्ड में लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी का डंक जो होता है मेथेनॉइक अम्ल होता है, फार्मिक एसिड। और इसके बाद है टमाटर में, तो आपको पता ही है टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, पथरी बन जाती है इससे। और सेब में हो जाएगा आपका मैलिक अम्ल। तो ये आपका इस प्रकार से इसको आप मैच करवा लीजिएगा। हैदराबाद का प्रथम निज़ाम कौन था। तो आसफ जहाँ या आसफ जाह, निज़ामुल मुल्क भी नाम था इसका। और इसका जो समय था वो 1671 से लेकर 1648 तक रहा था। तो ये जो 50 प्रश्न थे ये आपके जीएस पर आधारित थे। इसके आगे आप देखेंगे तो सभी जो प्रश्न बाकी थे, कुल मिला के 150 प्रश्न थे। 100 प्रश्न जो थे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पर आधारित थे। तो इससे हमारा तो कोई वास्ता नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से अब आगे नेक्स्ट डे अब हम पर डे एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हल करेंगे, यूपीपीएससी का या फिर यूपी ट्रिपल का या फिर किसी ऐसी परीक्षा का जो कि हाल ही में संपन्न हुई है, ताकि आपका जो रिवीजन है वो बहुत भी बेहतर तरीके से हो सके। और साथ ही साथ ये भी कि जो आपका PYQs है वो इस प्रकार से कंप्लीट हो सके। तो पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।